आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी मेडिकल मिस्ट्रीज बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि विकी एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। बट उससे पहले नेक्स्ट टाइम आप जब भी हॉस्पिटल में जाएं ओपीडी के लिए तो अपने साथ लाइक बटन को भी लेकर जाएं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और इसको दबाने की जरूरत है। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। अब की बार फिर से लाइक्स का टारगेट हमारा 25,000 का है। लेट्स डाइव इन। मेरे इस पहले इंसिडेंट को समझने के लिए हमें मेक्सिको के कुलियाकान शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 6 अगस्त 2011 का, जब यहीं पर रहने वाली 32 साल की कार्ला नाम की ये महिला दोपहर के 1 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकली अपने साथ एक थैला लेके, और उस थैले के अंदर उसने बहुत सारी मांस मछली भर के दी। असल में कार्ला अपने यहीं घर पर रहते हुए सी फूड का काम कर रही थी, सी फूड का बिजनेस कर रही थी, और अगर आसपास के मोहल्ले में किसी को भी मांस मछली चाहिए होती तो वो तुरंत कार्ला को फोन करते, कार्ला उनका ऑर्डर रेडी करती और उनको घर पर देकर आती। उस दिन भी दोपहर के 1 बजे वो एक ऑर्डर डिलीवर करने ही जा रही थी। सो उसने अपने तीनों बच्चों को कहा कि मैं अभी ये ऑर्डर डिलीवर करके तुरंत वापस घर पर आती हूँ, मुझे आके बहुत सारा काम करना है। तो कस्टमर के घर पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। जल्दी ही कस्टमर ने दरवाजा खोला और यहाँ कार्ला ने वो जो थैली अपने साथ लेकर आई थी वो कस्टमर को हैंडल करी। कस्टमर ने अपना सामान चेक किया, कार्ला को पैसे दिए और अपना दरवाजा बंद कर लिया। कार्ला वापस अपने घर के लिए मुड़ चुकी थी। अभी कार्ला के घर का आधा रास्ता ही कवर हुआ था। वो सड़क से होते हुए रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, बट इतने में ही कार्ला को बहुत तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। और इससे पहले कि वो देख पाती कि धमाका किस साइड हुआ है, ये आवाज किस साइड से आई है, इतनी ही देर में एक सॉलिड चीज उसके गाल से आकर टकराई और वो झटका इतना जोर का था कि एक टाइम के लिए कार्ला के आगे सब कुछ ब्लैंक हो चुका था। लिटरली कार्ला नीचे की तरफ गिर चुकी थी और जैसे नीचे गिर के उसने अपनी आंखें खोली और अपने गाल के ऊपर टच करने की कोशिश करी, क्योंकि वो चीज उसके गाल से टकराई थी। और जैसे उसने वो टच किया उसको कुछ गरम गरम महसूस हुआ और अपने हाथ की तरफ देखा तो उसका पूरा हाथ खून से भर चुका था। कार्ला ने इधर उधर देखकर खुद को संभालने की कोशिश करी, उसने खड़ा होने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने आप को संभाल पाए, और तभी दोबारा से सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका था। इसके तकरीबन 20 मिनटों बाद वहीं के एक जनरल हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी उसने नोटिस किया कि एक आदमी अभी अभी अपनी गाड़ी लेकर इसी हॉस्पिटल के बाहर आया है। उस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसके अंदर से एक महिला को निकाला, अपनी गोदी में उठाया और सीधा इस हॉस्पिटल के अंदर लेकर भागा। वहां जो रिसेप्शन के सामने वेटिंग बेंच लगे हुए थे उन बेंच के ऊपर उस महिला को लिटाया और वहां से भागने लगा। अब जैसे ये चीज उस रिसेप्शनिस्ट ने देखी उसने तुरंत उस आदमी को आवाज लगाई कि ये रुको रुको रुको, ये क्या बीमारी है, यहाँ ऐसे कैसे छोड़कर जा रहे हो। वो रिसेप्शनिस्ट अपने काउंटर से उठ के उस आदमी की तरफ गई। उस आदमी ने बताना शुरू किया कि देखो मेरे को कोई नहीं पता कि ये क्या चीज है, मैं तो जस्ट रोड से जा रहा था, ये महिला मुझे रोड के ऊपर बीच में गिरी हुई मिली, इसलिए मैं उसको उठा के अपनी गाड़ी के अंदर लोड करके यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब आप लोग इसका इलाज करिए या जो भी करना हो कुछ करिए, मुझे नहीं पता, मुझे अपने काम पर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ये बोलकर वो आदमी वहां से निकला, अपनी गाड़ी में जाकर बैठा, गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल चुका था। वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत भागकर उस महिला के पास गई, उसके चेहरे को देखने लगी जो कि पूरे तरीके से खून से लथपथ हो चुका था, और उसका हाल देखकर उस रिसेप्शनिस्ट को भी बहुत बुरा लगा। वो तुरंत भागकर डॉक्टर के कैबिन में गई, वहां जाकर बताया कि एक आदमी एक अनजान औरत को यहाँ छोड़कर गया है और उसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ है। डॉक्टर तुरंत उठकर वहां पर आए, उस महिला के चेहरे को देखने लगे और देखते ही समझ चुके थे कि इसको अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नर्स को कहा गया कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ। सो उस महिला को उठाकर एक स्ट्रेचर के ऊपर लाद कर सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर गए, और वहां अब तकरीबन 3 डॉक्टर्स की टीम ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने ग्लव्स वगैरह पहनकर बिल्कुल रेडी थी इस महिला के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया, ये जो महिला अभी ऑपरेशन थिएटर की टेबल के ऊपर लेटी हुई थी ये कोई और नहीं बल्कि कार्ला ही थी, जो कि वो मांस मछली डिलीवर करके वापस अपने घर जा रही थी। बट बीच में ही उसका साथ कुछ बहुत अजीब सा हो गया और एवरीथिंग वेंट ब्लैक। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेटी हुई कार्ला के चेहरे को पकड़ा, इधर उधर घुमाकर देखने लगे। वो एग्जैक्टली समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो जो घाव यहाँ पर बना हुआ था वो बहुत बड़ा घाव, और यहाँ कार्ला का मुंह भी खुलकर बहुत बड़ा सा हो चुका था, लेकिन कार्ला पूरे तरीके से अनकॉन्शियस थी। बट जिस टाइम पर डॉक्टर्स कार्ला के चेहरे को इधर उधर पलट कर देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसके मुंह में क्या फंसा हुआ है, इतनी ही देर में कार्ला की आंखें खुली, उसको होश आ चुका था। और जैसे होश आया डॉक्टर्स उसे पूछने लगे कि आपको क्या हुआ है। कार्ला ने बहुत जोर जोर से अंदर ही अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से आवाज तो नहीं निकल रही थी, लेकिन जो बहुत हल्की सी जो सुख बुगाने की आवाज आ रही थी वो बोलना चाह रही थी। बट उस टाइम पर डॉक्टर्स को समझ नहीं आया। सो डॉक्टर्स ने तुरंत एक नोटबुक और एक पेन कार्ला को दिया और उसका नाम पता वगैरह पूछा और पूछा कि आपको क्या हुआ है। सो उसने एक वर्ड लिखा, रॉक, ROCK।
यहाँ डॉक्टर समझ चुके थे कि इस महिला को कोई पत्थर वगैरह लगा है, कहीं दूर से उड़ता हुआ आया होगा और वो सीधा आकर इस महिला के चेहरे पर लगा और वो अंदर ही फंस गया। डॉक्टर्स ने तुरंत पोर्टेबल एक्सरे मशीन अपने ऑपरेशन थिएटर में बुलवाई और जल्दी से जल्दी कार्ला के चेहरे का एक्सरे किया। और उस एक्सरे को देखकर डॉक्टर्स थोड़े हैरान तो थे, बट उससे ज्यादा वो कंफ्यूज थे, क्योंकि उनको क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या ये सच में पत्थर है। बट इस तरीके का पत्थर सिमेट्रिकल शेप में, ये थोड़ा सा अजीब था, अटपटा था। डॉक्टर्स ने तुरंत सीटी स्कैन के ऑर्डर दिए। जल्दी ही कार्ला को वहां से उठाकर सीधा सीटी स्कैन रूम के अंदर ले जाया गया और पूरे चेहरे की कार्ला की सीटी स्कैन किया गया। और जब उसकी सीटी स्कैन की स्लाइड्स आई, डॉक्टर्स ने उन स्लाइड्स को देखा। डॉक्टर्स इतने ज्यादा हैरान कि उन्होंने तुरंत पूरे हॉस्पिटल को खाली करवाने के आदेश दे दिए। लिटरली हर एक पेशेंट जो भी वहां पर एडमिट था, हर एक स्टाफ, हर एक डॉक्टर, हर एक कर्मचारी, उन सभी को कहा कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलो, इसको तुरंत खाली कर दो। इनफैक्ट ना सिर्फ वहां पूरा हॉस्पिटल खाली करवाया गया, बल्कि कार्ला जिस ऑपरेशन थिएटर में थी उसको भी वहां से बाहर निकालकर जो हॉस्पिटल का बाहर ग्राउंड था, जो घास का मैदान वहां बना हुआ था, उस घास के मैदान में उस ऑपरेशन थिएटर की टेबल को लाया गया जिसके ऊपर कार्ला लेटी हुई थी। और जल्दी ही एक डॉक्टर वापस अपने हॉस्पिटल में अंदर की तरफ भागा। रिसेप्शन काउंटर से नजदीकी आर्मी बेस कैंप को फोन किया और जब उनसे बात की तो आर्मी वालों ने कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल होल्ड रखिए, किसी को भी वहां पर भनक मत लगने दीजिएगा, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। जल्दी ही ये जो हॉस्पिटल था जिसके अंदर कार्ला एडमिट हुई थी, ये हॉस्पिटल एक आर्मी छावनी के अंदर तब्दील हो चुका था। बहुत सारी आर्मी की गाड़ियां, बहुत सारे आर्मी के जवान इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरे हुए थे। और तब जवानों ने ऑर्डर किया डॉक्टर्स को कि अब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब कार्ला के पास ना सिर्फ डॉक्टर्स खड़े थे, बल्कि पूरी की पूरी एक आर्मी जवानों की टीम उस ऑपरेशन टेबल के साथ खड़ी थी। मौजूद डॉक्टर्स ने जल्दी ही एनेस्थीसिया के एक बड़े से इंजेक्शन को भरा और उस इंजेक्शन को जल्दी ही कार्ला के चेहरे पर लगाया गया, जिससे जो पेन, जो दर्द हो रहा था अभी तक कार्ला को, जिससे वो तड़प रही थी अंदर ही अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि एनेस्थीसिया से कार्ला का चेहरा पूरा सुन पड़ चुका था और अब ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना था। ये जो चीज अंदर फंसी हुई थी, इस चीज को बाहर निकालना था। बेशक कार्ला को उस टाइम पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो देख सकती थी। उसको पता लग रहा था कि डॉक्टर्स उसके पास खड़े होकर अपने औजार तैयार कर रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। वो सुन सकती थी। कार्ला ने सुना कि वो बहुत सारे औजार लेकर उसके गाल के पास कोई सर्जरी सी परफॉर्म कर रहे हैं, वहां जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस चीज को बाहर निकाल सके। तकरीबन 20 मिनटों की मेहनत के बाद, बहुत सारे चीरे लगाने के बाद कार्ला के चेहरे पर फाइनली डॉक्टर्स ने मेहनत करके वो चीज जो उसके जबड़े के अंदर और गाल के अंदर फंसी हुई थी, उस चीज को बाहर निकाल लिया। और जल्दी ही वो जो यहाँ बहुत बड़ा जख्म हुआ था, उस जख्म के ऊपर पट्टियां वगैरह करके ड्रेसिंग कर दी पूरी। और अब बारी थी कार्ला की आंखें खोलने की, क्योंकि अब उसको धीरे धीरे होश आने लगा था, उसको दर्द अब फील होने लगा था। जैसे ही कार्ला ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके ऊपर चेहरे के 3 डॉक्टर्स खड़े हैं और उनमें से एक डॉक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ी सी चीज है जो पूरे तरीके से खून से लदी हुई है और डॉक्टर के हाथ से भी खून टपक रहा है। और जब डॉक्टर ने देखा कि नीचे कार्ला को होश आ चुका है, उन्होंने तुरंत वो चीज पलट कर कार्ला को दिखाई, जिससे लिटरली कार्ला के होश उड़ गए। जी हाँ, जो चीज कार्ला के जबड़े के अंदर फंसी हुई थी, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक जिंदा ग्रेनेड था। और सिर्फ इस ग्रेनेड की वजह से ही कार्ला को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेट करने की बजाय पूरा हॉस्पिटल खाली करवाया गया, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, क्योंकि ये जिंदा कारतूस, जिंदा ग्रेनेड कभी भी फट सकता था। इसलिए ऑपरेटिंग टेबल को बाहर ले जाया गया, आर्मी वालों को बुलाया गया, क्योंकि ये ग्रेनेड किसी और का नहीं बल्कि आर्मी वालों का ही था। बट यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कहीं ऑपरेशन करते टाइम ये ग्रेनेड अगर फट गया तो ना सिर्फ कार्ला के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, बल्कि जो डॉक्टर्स इस सर्जरी को परफॉर्म कर रहे होंगे उनके साथ भी बहुत बहुत भयंकर कांड हो जाएगा। उनकी भी लाश किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और सिर्फ इसी बीमारी को समझने के लिए डॉक्टर्स ने मजबूरन आर्मी वालों को यहां पर बुलाया और पूछा उनसे कि आखिर किस तरीके से हम इस ग्रेनेड को बिना छेड़े, बिना इसको डेटोनेट किए हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और तब मिलिट्री वालों ने डॉक्टर्स को समझाया कि ये उसका पॉइंट होता है, यहाँ पर आपका औजार नहीं लगना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और तब डॉक्टर्स ने बहुत ध्यान से अच्छी खासी मेहनत करने के बाद फाइनली उस ग्रेनेड को कार्ला के चेहरे से बाहर निकाला। अब आप कहेंगे कि विकी ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्या बीमारी है? तो असल में जिस टाइम पर कार्ला उस कस्टमर के घर से वो सामान देकर, पैसे लेकर वापस अपने घर जाने के लिए निकली थी, तो बीच रास्ते में ही, जिस रास्ते से वो जा रही थी, उससे तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक आर्मी बेस कैंप था। और उसी आर्मी बेस कैंप के अंदर उस टाइम पर रिहर्सल चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी फायरिंग रेंज के अंदर। और उसी फायरिंग रेंज के अंदर से एक ग्रेनेड लॉन्चर से इस ग्रेनेड को लॉन्च किया गया।
और उसी ग्रेनेड लॉन्चिंग की ही एक बहुत बड़ी वो धमाके वाली साउंड ऑब्वियसली उस टाइम पर कार्ला ने भी सुनी थी, बट इससे पहले कि वो समझ पाती कि आखिर ये आवाज कहां से आई है, इतने में ही वो ग्रेनेड उस ग्रेनेड लॉन्चर से निकलकर सीधा हवा में ट्रेवल करते हुए, सोच कर देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस था ये, सीधा आकर बेचारी कार्ला के जबड़े में लगा और सीधा उसके मुंह के अंदर ही धंस गया। ये तो बहुत बड़ी किस्मत की बात थी कि ग्रेनेड कार्ला के चेहरे के अंदर फटा नहीं, वरना किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर कार्ला गई कहां, क्योंकि उसका कोई सबूत ही नहीं मिलना था। जब आर्मी वालों ने बाद में उस ग्रेनेड को चेक किया कि आखिर ये फटा क्यों नहीं, तो उन्होंने पाया कि इसका जो फ्यूज था जो इसको डेटोनेट करता आगे लॉन्चर से निकलने के बाद, वो फ्यूज किसी तरीके से खराब हो चुका था और इसी वजह से ग्रेनेड नहीं फटा। अगर फट जाता तो सच में बहुत बहुत बुरा हाल होता। एट द एंड कार्ला को बहुत सारी आगे भी फर्दर सर्जरी से गुजरना पड़ा। उसका आधा जबड़ा लगभग खत्म हो चुका था। बहुत सारे नए दांत कार्ला के जबड़े के अंदर लगाए गए, उसका पूरा जबड़ा तैयार किया गया और आफ्टरमैथ उसके शरीर के ऊपर, उसके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्जरी का निशान, जो कि हमेशा जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। लेकिन ये निशान छोड़िए, जिंदगी बच गई, वो बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर किस जवान ने वो ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड लॉन्च किया था। बस एंड में सभी ने यही माना कि कार्ला गलत टाइम पर गलत जगह पर मौजूद थी और वो इसी वजह से इसका शिकार हो गई। मेरी इस दूसरी स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जाना पड़ेगा और दिन था 1 फरवरी 2013 का, जब यहीं पर रहने वाले रॉबर्ट स्मिथ नाम के एक व्यक्ति वहीं के एक हॉस्पिटल में गए। ओपीडी काउंटर पर जाकर अपने नाम की पर्ची कटवाई और रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप सामने बैठकर वेट कर लीजिए, बट रॉबर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बैठने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं यहीं साइड में खड़ा रहता हूँ। सो रॉबर्ट अपने दोनों हाथ फोल्ड करके दीवार के साथ लगकर आराम से वहां खड़े हो चुके थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। रॉबर्ट की उम्र 60 साल से भी ऊपर की हो चुकी थी। उन्होंने आर्मी में रहते हुए अपनी सेवाएं दी और वहां से रिटायर होने के बाद भी उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अब से तकरीबन 1.5 सालों पहले उनकी किडनीज फेल हो चुकी थी और इसलिए उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट का फैसला किया और तकरीबन 14 महीनों पहले डॉक्टर्स ने उनकी किडनी बदल भी दी। इस किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर्स ने बहुत सारी प्रिकॉशंस उनको बताई थी कि जैसे आपको रेगुलरली वॉक करना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना खाना है, कुछ भी जंक फूड वगैरह नहीं खाना। और ऑब्वियसली रॉबर्ट अपने इस रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। बट हॉस्पिटल में आने से तकरीबन 5-6 दिनों पहले उन्होंने नोटिस किया कि उनके राइट पैर के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा है और उनको लगा कि हो सकता है उन्होंने पिछले दिनों में कुछ ज्यादा वॉक कर ली हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हो और इसी वजह से दर्द ये उनको नोटिस हो रहा है। बट उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया और सोचने लगे कि आने वाले टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ और इसी दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए वो अपने पैर के दर्द का इलाज करवाने के लिए ही इस हॉस्पिटल में आए थे। खैर तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे खड़े रहने के बाद फाइनली उनका नंबर आ चुका था और जैसे डॉक्टर ने रॉबर्ट को अपने पास बुलाया और पूछा कि हाँ जी बताइए क्या बीमारी है, तब डॉक्टर ने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे उसका 1.5 सालों पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी और अभी कहा कि मेरे राइट पैर के अंदर दर्द हो रहा है। सो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप नीचे लेट जाइए और उनके पूरे पैरों के रिफ्लेक्सेस चेक किए। वो जो हथौड़ा मार मार कर घुटनों के ऊपर या फिर नीचे पैरों के पंजों के ऊपर हथौड़ा मारते हैं रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो। उनके पैरों के सारी रिफ्लेक्स चेक करने के बाद फाइनली डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है आपको सियाटिका हो। अब ये सियाटिका एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, हमारे भारत में भी बहुत पाई जाती है, जिसके अंदर एक सिंपल सी नर्व होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलकर पैरों के अंदर जाती है और अगर वो नस दब जाए, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ, तो अगर वो नस दब जाए तो उसको हम सियाटिका कहते हैं और उससे बहुत भयंकर पेन होता है पैरों के अंदर। वो किसी भी पैर में हो सकता है, राइट में भी या फिर लेफ्ट में भी। और यहाँ डॉक्टर को लगा कि हो सकता है यहाँ कोई नर्व दब गई हो रॉबर्ट की और उसी वजह से उसको सियाटिका का दर्द हो रहा हो। तो डॉक्टर ने बता दिया रॉबर्ट को कि ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, ये अपने आप हील हो जाती है, बहुत ही कॉमन है, बहुत नॉर्मल सी बीमारी है, इसके बारे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो मैं आपके लिए पेन किलर दे रहा हूँ, आप ये पेन किलर ले लीजिएगा। ये कहकर रॉबर्ट ने डॉक्टर से पूछा कि जनाब कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। डॉक्टर ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये मैंने दवाइयां लिख दी हैं, आप पेन किलर लीजिए, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो रॉबर्ट वापस अपनी ओपीडी स्लिप को लेकर फार्मेसी काउंटर पर पहुंचे। उन्होंने अपनी दवाइयां ली और हॉस्पिटल से निकलकर वापस गाड़ी में बैठकर अपने घर जा चुके थे। वहां उन्होंने दवाइयां लेनी शुरू करी और आने वाले 4-5 दिनों तक उनका दर्द
उन दवाइयों से कम होने की बजाय बल्कि और ज्यादा बढ़ता रहा। इनफैक्ट हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि 4 फरवरी के दिन जब वो सुबह सुबह सोकर उठे तो उनसे उठा भी नहीं गया। वो जैसे ही अपने बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे तो उनका राइट पैर लड़खड़ाकर वापस वो बेड के ऊपर जा गिरे, और ये देखकर वो सोचने लगे कि हो सकता है वो जो पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं इसी वजह से उनके पेट में दिक्कत हो गई हो, या फिर गैस वगैरह बन गई हो, या फिर वो दवाइयां पच नहीं पा रही हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी और इसी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पूरा दिन उन्होंने वेट किया कि दर्द उनका कम हो जाए और उनका पैर दोबारा से अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगे, वो अपना बैलेंस बना सके, बट पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अगले दिन तो हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब वो सुबह सुबह 5 फरवरी को सोकर उठे तो उनको ना सिर्फ पैरों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द था, बल्कि जो राइट किडनी जो उन्होंने चेंज करवाई थी, जहां पर वो मार्क था, वो चीरा लगाने का मार्क था, उस मार्क के पास भी उनको बहुत भयंकर अनटॉलरेबल दर्द हो रहा था। बट इस दर्द के साथ ही उनको ये भी फील हुआ कि शायद उनको बुखार है। अब जिन इंसानों का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो उनके शरीर में फीवर आना ये सच में बहुत बहुत चिंता वाली बात थी। क्यों? क्योंकि अब आप सोच कर देखिए, हम एक आम इंसान है, हमारा कोई भी ऑर्गन पलटा नहीं गया, कोई भी बदला नहीं गया। हमें फीवर आएगा तो हम सोच लेंगे कि कोई इन्फेक्शन हुआ है और उससे बॉडी अपने आप लड़ लेगी। बट अगर किसी इंसान का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो तो सोच कर देखिए, हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने में या तो बिल्कुल उसको मना कर देती है या फिर बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। और एग्जैक्टली यहां भी रॉबर्ट बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे कि कहीं उनकी किडनी की वजह से ये अब फीवर ना आ रहा हो, क्योंकि हो सकता है उनकी बॉडी इस नई किडनी को जो 1.5 साल पहले उन्होंने अपने शरीर में डलवाई है उसको एक्सेप्ट ना कर रही हो और इन्फेक्शन कहीं बढ़ ना जाए, किडनी दोबारा से फेल ना हो जाए। ये बात उनके माइंड को खाई जा रही थी। तकरीबन 2 घंटों तक वेट करने के बाद फीवर दोबारा उन्होंने चेक किया, लेकिन फीवर अभी भी 101 से ऊपर था। फाइनली उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मेरे ख्याल से सयाटिका नहीं है, ये कुछ और है, और उनको दोबारा से हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। बट उनकी हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, घर के अंदर वो अकेले रह रहे, उनसे गाड़ी चलना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना लैंडलाइन से अपने पास ही के पड़ोसी को फ़ोन किया और उसको अपनी सारी हालत समझाई। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिए, मेरी हालत इतनी नहीं है कि मैं गाड़ी चलाकर खुद जा सकूँ। वो पड़ोसी अपनी गाड़ी लेकर आया, रॉबर्ट के घर के अंदर गया, रॉबर्ट को पकड़कर अपनी गाड़ी तक लेकर आया, पैसेंजर सीट पर रॉबर्ट को बैठाया और खुद वो पड़ोसी गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। अब रास्ते में रॉबर्ट इतने ज़्यादा पैनिक होने लगे कि उन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ रख के ऐसे उसको नोचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार आगे पीछे हो रहे थे खुद को किसी तरीके से कंफर्ट फील करवाने के लिए, लेकिन वो साइड में बैठे हुए उनके दोस्त वो बार बार देख रहे हैं और उनको उनका दर्द साफ दिख रहा है। कुछ ही देर तक ड्राइविंग करने के बाद फाइनली वो उसी हॉस्पिटल में दोबारा पहुंच चुके थे। वो पड़ोसी जो उनको यहाँ तक लेकर आया था वो उनको हॉस्पिटल में छोड़कर वापस वहीं से जा चुका था। वापस रॉबर्ट उसी रिसेप्शन काउंटर पर खड़े थे, अपनी वही पर्ची लेकर, और इसी रिसेप्शन काउंटर पर दिखाया कि मैंने कुछ दिनों पहले डॉक्टर को दिखाया था, आप प्लीज मेरी दोबारा से अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा। दोबारा से उसी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करिए, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। जैसे ही डॉक्टर आए, दोबारा से रॉबर्ट को डॉक्टर के कैबिन के अंदर ले जाया गया। अब जैसे उन डॉक्टर ने रॉबर्ट की हालत देखी कि वो इतने ज्यादा पसीने के अंदर तरबतर हो चुके हैं, उनके मुंह पर वो दर्द झलक रहा है, उनका पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ये हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत कह दिया कि नहीं, हमें आपको अभी बिल्कुल राइट नाउ एडमिट करना पड़ेगा। पहली नजर में ही डॉक्टर समझ चुके थे कि या तो ये कोई वायरस या फिर कोई इन्फेक्शन है जो रॉबर्ट की बॉडी के अंदर आ चुका है, और रॉबर्ट की बॉडी उस इन्फेक्शन से या फिर उस वायरस से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता ऐसे छोटे मोटे या फिर कोई बड़े इन्फेक्शन को। जल्दी रॉबर्ट का सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया गया और उसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता था कि रॉबर्ट की टीएलसीज बढ़ी हुई हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई हैं, और ये क्लियर था कि रॉबर्ट का इम्यून सिस्टम अपने व्हाइट ब्लड सेल्स को लॉन्च कर रहा है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। बट अब डॉक्टर्स को पता लगाना था कि एक्चुअल में अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, वो बॉडी किस इन्फेक्शन से लड़ना चाह रही है। रॉबर्ट ने डॉक्टर को बताया कि उनको इस किडनी वाली साइड में बहुत भयंकर पेन हो रहा है। डॉक्टर्स को लगा कि हो सकता है उनकी किडनी के अंदर कोई दिक्कत हो। तुरंत डॉक्टर्स ने एलएफटी और केएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म किए, बट दोनों ही टेस्ट एकदम नॉर्मल है। रॉबर्ट की किडनी जैसे उसको काम करना चाहिए था वो वैसी कर रही थी। जल्दी ही रॉबर्ट को एडमिट करके उनको बेड पर लेटाकर उनके एक नस के अंदर कैनोला लगा दिया गया, और जल्दी ही अब आईवी के साथ उस कैनोला में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ
रॉबर्ट के शरीर के अंदर जा रही थी। हो सकता था कोई इनमें से दवाई इन्फेक्शन के साथ लड़ ले और उनको ठीक कर दे। आने वाले कुछ ही घंटों में डॉक्टर्स ने लगभग दर्जनों टेस्ट रॉबर्ट के ऊपर परफॉर्म कर लिए, क्योंकि किसी भी टेस्ट के अंदर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है रॉबर्ट के साथ। क्योंकि डॉक्टर्स जो भी टेस्ट कर रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, या तो वो नेगेटिव थे या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल थे। किसी भी टेस्ट के अंदर पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर रॉबर्ट के शरीर के अंदर क्या हो रहा है। अब ना सिर्फ घंटे बीत चुके थे बल्कि आने वाले दिन भी बीते और अब हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन रॉबर्ट के ऊपर परफॉर्म किए गए दर्जनों टेस्ट वो सभी नेगेटिव आए या फिर नॉर्मल आए। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉबर्ट के साथ क्या हो रहा है। बट इतने जो हफ्ते बीते थे, इन बिटवीन रॉबर्ट की हालत और ज्यादा बदतर होती जा रही थी। रॉबर्ट का फीवर जाने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट उन्होंने अपना राइट लेग वो तो फील करना ही बंद कर दिया। उसके अंदर पेन इतना जा रहा था कि उसको सुन करके रखा गया ताकि वो पेन रॉबर्ट को फील ना हो। उनका बीपी कभी बहुत ज्यादा अप चला जाता या फिर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता। डॉक्टर्स को अलग अलग तरीके से दवाइयां देनी पड़ रही थी रॉबर्ट के बीपी को मेंटेन करने के लिए। तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके थे रॉबर्ट को यहाँ पर एडमिट हुए, लेकिन डॉक्टर्स के हाथ बिल्कुल खाली। इनफैक्ट 2 हफ्ते बाद तो हालत ऐसी हो चुकी थी कि रॉबर्ट ने खुद को पहचानने से भी मना कर दिया। जो भी डॉक्टर ऊपर आते उनसे बात करने के लिए, रॉबर्ट को बोलना तक नहीं आ रहा, उनकी बातें समझ नहीं आ रही। ये हालत देखकर डॉक्टर समझ चुके थे कि जो भी चीज रॉबर्ट के शरीर के अंदर है, जिसने उसका ऐसा हाल करके रखा हुआ है, वो चीज, वो इन्फेक्शन या फिर वो वायरस रॉबर्ट के दिमाग तक पहुंच चुका है और वो अब उसके दिमाग को लिटरली अंदर से खत्म करेगा। इस पॉइंट पर आकर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। अलग अलग टाइप की दवाइयाँ जो वो दे सकते थे उन्होंने दी, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा, बीपी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा, फीवर कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। और पसीना जो वो सारा दिन उनके बेड की जो चादर थी वो गीली रहती उनके पसीने की वजह से, वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए परेशान होकर डॉक्टर्स ने लिटरली रैंडम बीमारियों के चेक्स, किसी भी रैंडम बीमारी की लिस्ट वो अपने सामने रखते और जिसके ऊपर भी उंगली जाती वो उस बीमारी का टेस्ट रॉबर्ट के ऊपर ले रहे थे। लेकिन सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल या फिर बिल्कुल नेगेटिव, बट एक बीमारी के अलावा। जी हाँ, एक टेस्ट था जो डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया 22 फरवरी के दिन। 17 दिन बीत चुके थे, रॉबर्ट को यहाँ पर एडमिट हुए। 22 फरवरी के दिन फाइनली जो टेस्ट परफॉर्म किया डॉक्टर्स ने, और जब उसका रिजल्ट डॉक्टर्स ने देखा तो वो समझ चुके थे कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ये चीज़ सच में है तो हमें लिटरली इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि सिर्फ हम टेस्ट के बेसिस के ऊपर इसका इलाज शुरू नहीं कर सकते या फिर इसको मान नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली ऐसा होगा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए लिटरली रॉबर्ट के दिमाग को काटना पड़ेगा ऊपर से और उसके अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि जो टेस्ट के अंदर आया है वो सच है भी या नहीं। और अगर हमने किसी जिंदा व्यक्ति का दिमाग काट दिया तो वो वैसे ही मर जाएगा। सो ये चीज़ लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी कि इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए रॉबर्ट के सिर को ऊपर से काटा जाए और अंदर उसके दिमाग को भी काटा जाए और उसके अंदर झांक कर देखा जाए। डॉक्टर्स ने अपने एंड से बहुत सारी मेडिकेशन जो उस टेस्ट के लिए दी जाती थी, उस बीमारी के लिए जिसमें रॉबर्ट पॉजिटिव आए थे, वो मेडिकेशन सीधा रॉबर्ट को देनी शुरू कर दी। लेकिन किसी भी दवाई ने 1% भी असर नहीं किया रॉबर्ट के ऊपर। सो फाइनली डॉक्टर्स ने हार मानी और अब वो ये चाह रहे थे कि हम इस बीमारी को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके हम रॉबर्ट को कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिससे उसका इस दुनिया से जाना थोड़ा इजी बन जाए। क्योंकि डॉक्टर्स कंफर्म थे कि ये बीमारी से आज तक कोई नहीं बच पाया और रॉबर्ट का जाना आज नहीं तो कल तय है। सो तकरीबन 5 दिनों तक और वेट करने के बाद फाइनली 27 फरवरी के दिन रॉबर्ट दोपहर के टाइम पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया से जा चुके थे। बट अब दुनिया से तो रॉबर्ट जा चुके थे, लेकिन वो टेस्ट वो अभी भी रहता था। सो फाइनली अब डॉक्टर्स के पास मौका था कि रॉबर्ट के दिमाग को ऊपर से काटा जाए, उसके सिर को काटा जाए और बाद में उसके दिमाग को खोलकर अंदर देखा जाए कि क्या सच में जो टेस्ट पॉजिटिव आया था, क्या रॉबर्ट सच में उसी बीमारी से पीड़ित हैं। सो जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में टेबल को रेडी किया गया, रॉबर्ट की लाश को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। फाइनली डॉक्टर्स ने अपने औजारों के साथ उनके स्कल को काटा और अंदर दिमाग को खोलकर जब जैसे ही उन्होंने पहले ग्लिम्स ली रॉबर्ट के दिमाग की, वापस उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे वो बिल्कुल वैसा ही था। जो बीमारी रॉबर्ट के अंदर सामने आई थी, उस बीमारी के अंदर जैसे दिमाग की हालत होनी चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। बट वो इतनी ज़्यादा रेयर थी कि सभी डॉक्टर्स हैरान थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, कैसे ये चीज़ रॉबर्ट के शरीर तक पहुंची। डॉक्टर्स के सामने ना सिर्फ ये पता करने की चिंता थी कि आखिर ये रॉबर्ट के अंदर कैसे आया, बल्कि ये वायरस जो भी रॉबर्ट के अंदर था ये इतना ज़्यादा कंटेजियस कि डॉक्टर्स को पता लगाना था कि ये वायरस रॉबर्ट के अलावा और किन किन लोगों के शरीर के अंदर गया होगा। जल्दी ही डॉक्टर्स ने रॉबर्ट के इस केस को अमेरिका की सबसे बड़ी
डिजीज कंट्रोल की जो डिपार्टमेंट है सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनको ट्रांसफर कर दिया। अब इन सीडीसी वालों को पता लगाना था कि आखिर रॉबर्ट के साथ क्या हुआ, उनके शरीर के अंदर ये वायरस आया कैसे। सीडीसी वालों ने रॉबर्ट के फुटस्टेप्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया कि हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले उन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था, किसके कांटेक्ट में वो आए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था। बट उनकी जो भी लीडिंग्स थी वो सारी जीरो पर जाकर खत्म हो रही थी। उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसा क्या एबनॉर्मल किया है जिससे उनके ये हालत हुई, क्योंकि ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे उनको पता लग सके कि आखिर रॉबर्ट इस हालत में कैसे चले गए। सीडीसी के डॉक्टर्स को पता था तो सिर्फ यही कि तकरीबन 1.5 सालों पहले रॉबर्ट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन उसमें भी वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही थी। अगर उसके अंदर वायरस होता तो वो 1.5 सालों तक ऐसे इजीली काम कैसे करती, उसका पहले ही इफेक्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन अगेन दोबारा से डॉक्टर्स के हाथ अब खाली। बट स्टिल सीडीसी के डॉक्टर्स ने रॉबर्ट की जो किडनी ट्रांसप्लांट वाली फाइल थी वो हॉस्पिटल से मंगवाई और उसके अंदर वो स्क्रॉल करने लगे, देखने लगे कि आखिर उनको कुछ एबनॉर्मल पता लग जाए। सो फाइनली अब ये सीडीसी के डॉक्टर्स इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर रॉबर्ट को किडनी मिली कहां से थी, मतलब कि उनका वो डोनर कौन था और उस डोनर की मौत आखिर कैसे हुई थी। सो फाइनली उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि रॉबर्ट को किडनी विलियम एडवर्ड नाम के एक लड़के से मिली थी जिसकी उम्र उस टाइम पर 20 से 22 साल के बीच में थी और उसने अपनी किडनी दी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने विलियम एडवर्ड के भी घर वालों से बात करी और उनसे पूछा कि आखिर विलियम की मौत कैसे हुई थी। तो उनके घर वालों ने बताया कि जहां तक हमें पता है कि मरने से पहले विलियम ने वहीं के एक लोकल लेक के ऊपर फिशिंग करने के लिए वो गया था और वहां से मछलियां पकड़कर वो लेकर आया था। उनमें से ही कोई एक मछली शायद सिगेरा पॉइजनिंग की शिकार थी और जब विलियम ने उस मछली को पकाकर खाया तो हो सकता है वो सिगेरा वायरस विलियम एडवर्ड के शरीर के अंदर चला गया हो और उसी वजह से उनकी मौत हुई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमको उसकी मौत के पोस्टमार्टम के बाद यही बताया था कि शायद उसकी मौत इसी सिगेरा वायरस की वजह से हुई है। बट सीडीसी के डॉक्टर्स ने उनके घर वालों से पूछा कि मरने से पहले विलियम एडवर्ड का बिहेव कैसा था, आखिर वो सिम्टम्स क्या क्या थे। तो जैसे ही उनके घर वालों ने वो सारे सिम्टम्स बताने शुरू किए, सीडीसी के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैरान। क्योंकि जो चीज उसके घर वाले बता रहे थे एग्जैक्टली यही चीज रॉबर्ट स्मिथ के साथ भी हुई थी। यहाँ विलियम एडवर्ड को भी मरने से कुछ दिनों पहले उसके पैरों के अंदर पेन शुरू हो चुका था और उसके बाद वही पेन उसके पेट के अंदर आया। उसके बाद उसको एडमिट करवाया गया और वहां पर उसने अपनी याददाश्त वगैरह खो दी, उसको हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे, उसको कुछ भी याद नहीं रहा, वो किसी को भी पहचानने से मना कर रहा था और एट द एंड उसकी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद उसके घर वालों ने उसके जो ऑर्गन से उसको दान करने का फैसला किया और यहाँ इसी ऑर्गन डोनेशन के चक्कर में उस विलियम एडवर्ड की किडनी रॉबर्ट स्मिथ को मिली, क्योंकि रॉबर्ट स्मिथ ने अप्लाई किया हुआ था किसी भी डोनर के लिए कि अगर कोई किडनी दान देना चाहे तो उसको दान दे सकता है। ये बातें सुनकर सीडीसी के डॉक्टर्स अपने ऑफिस में वापस जा चुके थे, बट तकरीबन 3 दिनों बाद उन्होंने दोबारा से एडवर्ड विलियम की फैमिली को कॉन्टेक्ट किया और उनको बताया कि नहीं, जो आपको उस टाइम पर डॉक्टर्स ने बताया था कि विलियम एडवर्ड के शरीर में सिगेरा वायरस चला गया है उस मछली को खाने की वजह से और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है, ऐसा नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स ने बाद में विलियम की फैमिली को बताया और यहाँ रॉबर्ट स्मिथ की फैमिली को भी बताया कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ था, उन दोनों की मौत आखिर कैसे हुई। जी हाँ, विलियम एडवर्ड ना सिर्फ एक फिशरमैन था बल्कि वो एक ट्रेंड हंटर भी था। वो अपने साथ बहुत सारे हंटिंग डॉग्स भी रखता और उन डॉग्स को साथ में ले जाकर जंगलों के अंदर वो अलग अलग जानवरों का शिकार करता और ऐसे ही शिकार के लिए वो कई बार रकून्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। जी हाँ, वो जिंदा रकून्स को पकड़ता और उनको अपने डॉग्स के साथ ट्रेंड करके उनको जंगल के अंदर बांध के छोड़ देता और कोई भी जानवर उन रकून को खाने के लिए आता वो तुरंत घात लगाकर शिकार कर लेता उस जानवर का और रकून को वापस अपने बचा लेता। लेकिन उस टाइम पर विलियम एडवर्ड को कुछ भी फील नहीं हुआ उन बाइट्स की वजह से, लेकिन ये बाइट्स ही थी जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर विलियम एडवर्ड की और उसके कुछ सालों बाद शायद रॉबर्ट स्मिथ की जान भी लेने वाली थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, यहाँ विलियम एडवर्ड और रॉबर्ट स्मिथ किसी सिगेरा वायरस की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि इन दोनों के ही शरीर के अंदर रेबीज वायरस घुस चुका था। रेबीज की वजह से इन दोनों की मौत हुई थी। पहले उस रेबीज वायरस ने विलियम एडवर्ड की जान ली और जब विलियम एडवर्ड की मौत के बाद उसके घर वालों ने उसकी किडनी दान करी और वो किडनी रॉबर्ट स्मिथ के शरीर के अंदर आई, उस टाइम पर उस किडनी के अंदर रेबीज वायरस मौजूद था और वो रेबीज वायरस अब बेचारे रॉबर्ट स्मिथ के अंदर फैल चुका था। अब स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर ये रेबीज बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू की तरह लग सकता है,
नॉर्मल वो फीवर होगा, पसीने आएंगे, चलने फिरने में दिक्कत होगी, थकान महसूस होगी, पैरों में दर्द होगा और इनफैक्ट पेट में भी दर्द हो सकता है। बट आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर ये रेबीज इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ता है कि इंसान पानी पीने से भी डरेगा, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। वो पानी को देखते ही ऐसे छटपटाएगा जैसे उसने कोई मौत देख ली हो, जिंदा मौत सामने। और अगर स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर रेबीज वायरस की वैक्सीन पीड़ित व्यक्ति को ना लगाई जाए तो ये रेबीज वायरस इतनी तेजी से घात लगाकर शिकार करेगा अपने विक्टिम का कि उसको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आज भी कोई कुत्ता या फिर कोई भी ऐसा जानवर काट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले रेबीज का साथ में टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि अगर इस वायरस को स्टार्टिंग स्टेजेस पर ही कंट्रोल कर लिया जाए तो वेल एंड गुड, वरना इसकी कोई भी दवाई नहीं है। और ये बात भी 100% श्योर है कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो गया और उसने स्टार्टिंग में अपनी दवाई ना लगवाई, अपनी वैक्सीन ना लगवाई, इस बीमारी का 100% फैटिलिटी रेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो किसी भी व्यक्ति को ब्लड भी अगर चढ़ाया जाता है ऊपर से बॉडी में तो उस ब्लड के भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं पहले। तो यहाँ तो उसको पूरी किडनी चढ़ाई गई थी रॉबर्ट को, तो उस किडनी के पहले टेस्ट क्यों नहीं किए गए? ऑब्वियसली टेस्ट किए गए थे। बट ये रेबीज वायरस इतना ज्यादा रेयर है कि इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया। मुश्किल से लाखों में से 1 या 2 मरीज ऐसे मिलते हैं जिनको रेबीज हो। इसलिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये किडनी विलियम एडवर्ड के शरीर से निकालकर रॉबर्ट स्मिथ के शरीर के अंदर डाली गई थी, उस टाइम पर यार रेबीज टेस्ट किया ही नहीं गया, क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस किडनी के अंदर रेबीज वायरस हो सकता है। अल्टीमेटली रॉबर्ट अकेला नहीं था जिसने विलियम एडवर्ड के शरीर से कोई ऑर्गन दान में लिया था। रॉबर्ट के अलावा 3 और लोग थे जिन लोगों ने विलियम एडवर्ड के शरीर से ही अलग अलग ऑर्गन्स दान में लिए थे और अपने शरीर के अंदर डलवाए थे। तुरंत सीडीसी वालों ने उन तीनों पेशेंट्स को भी ट्रेस किया, उनके घर घर जाकर उनके शरीर की टेस्ट करवाया, बट वो तीनों अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लकीली उन तीनों तक पहुंचने से पहले या फिर उन तीनों के इम्यून सिस्टम ने खुद ही, अगर उस टाइम पर उन ऑर्गन्स के अंदर रेबीज वायरस था तो उसको खत्म कर दिया, या फिर वो उनके शरीर के अंदर फैला ही नहीं। बेचारा रॉबर्ट स्मिथ ही एक ऐसा अनलकी व्यक्ति था जो रेबीज का शिकार हो चुका था, जाने अनजाने में ही सही। खैर, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा भयंकर स्टोरी कौन सी लगी।